हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है नीलकंठ संस्मरण। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर की पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोचो तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला है। पर वह मुझी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम और 5 बड़े मियाँ के ईमान से देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गया है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगने लगी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का परिणाम होता। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अंधकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में
वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नव वधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा झल्ली से तितली का बनना। मोर से सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तिरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। लंबी पूंछ और हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति के एक नई गरिमा से रंजित कर दिया गया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आपको चिड़िया घर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह जब सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे ले जाता और जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेध संस्कार हो जाता था, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआवल जैसा खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के 5 पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्टा सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है।
नीलकंठ ने उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य से सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। मैं नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उससे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली कि जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता है, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली उतनी अधिक चमकती। बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिनी पंजे पर दाहिनी पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से न खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगा, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरह दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो पा रही थी या हो सकती थी। बड़ी मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा भी प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिसको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए।
इस कला कोलाहल से और उससे भी अधिक राजधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मैंने दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडला कर बना कर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैंने आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाकर धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली के दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में कंठनील को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से उतरते ही कि कजली यानी अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कलजी पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कलजी के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। रीटेक। लेखक परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन में महाभारत की कथाएं सुनते सुनते साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। इनकी शिक्षा प्रयाग में हुई। ये प्रयाग विद्यापीठ में प्राचार्य थी। महादेवी वर्मा छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ थी। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में रचना की। भारत सरकार द्वारा साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं यानी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, निर्जा, निहार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। सन 1987 में इनका निधन हो गया। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, आलेखन, लेखन क्रिया, चित्र अंकित करना, संकेत, इशारा, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, चंद्रिकाओं, मोर की पूंछ पर गोल चिन्ह, संरक्षक, रक्षा करने वाला, संकीर्ण, पता, छोटा, चंचू, प्रहार, चोट से चोट करना, पक्षी शावक, पक्षी का बच्चा, आर्तक्रंदन, रोने की आवाज, निरीक्षण, ध्यान से देखना, मंडलाकर गोल आकार में, मुंजी, कंजूस, विस्मयाभिभूत, अत्यधिक हैरान, आश्वत, निश्चिंत, पुष्पित, खिलना, आविर्भूत, प्रकट होना, नवांगतुक, नया मेहमान, शोध, खोज, मार्जारी, बिल्ली, कायाकल्प, रूप बदलना, शून्यता, खालीपन, बंकिम, तिरछी, टेढ़ी, नीलाभ, नीली आभायुक्त, द्युति, चमन, मेघाच्छन्न, बादलों से घिरा, भंगिमा, मुद्रा, परिचित, जाना पहचाना, जिससे परिचित हो, उद्दीप्त, उत्तेजित, बढ़ा हुआ, जागा हुआ, पल्लवित, पत्ते निकलना, किसी बात या विषय का विस्तार करना, मंजरी, कोमपल, खास पौधे के सींकों में लगे बहुत से दानों का समूह, तरंगित, जिसमें लहरें उठ रही हो, हिलोरे मारता हुआ, ऊपर नीचे उड़ता हुआ। अभ्यास एक्सरसाइजेस, मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनका उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लेखिका ने किस दुकान के निकट ड्राइवर को रुकने को कहा? चिड़िया वाले। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। गलत विकल्प चुनकर गलत का निशान लगाइए। मोरनी मोर की उपयुक्त सहचारी होने का प्रमाण कैसे देती है? खूबसूरत पैरों के कारण। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, नीचे लिखे शब्दों में से गलत प्राय पर गलत का निशान लगाइए। बच्चों, जैसे सुंदर, लावण्य। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही विलोम शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। आगमन, गमन। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए शब्दों के सही मूल शब्द तथा प्रत्यय चुनकर लगाइए। पढ़ाई, पढ़ जमा आई। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। झगड़े में केवल एक पक्ष दोषी नहीं होता। उचित मुहावरा या लोकोक्ति लिखिए। क्या होगा इसका? ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य में पिरोना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घनश्याम घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। गजानन गज है आनंद यानी मुख जिसका अर्थात गणेश। मयूर वाहन मयूर है वाहन जिनका अर्थात कार्तिकेय। गंगाधर गंगा को धारण करता है जो अर्थात शिव। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। बच्चों, उदाहरण हमने देखा है, इसी की मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए देवी देवताओं के नामों के सामने उनके वाहन लिखिए। शिव का वाहन कौन है बच्चों? नंदी। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मनोरंजक गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कुछ और संस्मरण जैसे गिल्लू, गौरा, नीलू आदि पढ़िए। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर एक परियोजना के अंतर्गत फाइल बनाइए। पशु पक्षियों से संबंधित 10 मुहावरे या कहावतें लिखिए। कहा जाता है कि देवी देवताओं के वाहन पशु अथवा पक्षी होते हैं। इस परिकल्पना के पीछे कौन सा मुख्य कारण होगा? इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।